हाय एवरीवन, पीसीएस सारथी में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ऑलरेडी हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। पैटर्न ऑफ डिस्कशन हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसके बाद हम उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन में हम ये स्टडी करेंगे कि उसके कौन से पार्ट में से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का पीपीडीसी आगरा में रखा गया है। ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, जो कि आगरा में अभी बनेगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, इसकी लागत कितने करोड़ रुपए है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 125 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 90 करोड़ रुपए या फिर 150 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर होगा 125 करोड़ रुपीस। अब एक और चीज आपको ध्यान रख लेनी है कि 200 के लगभग फैक्ट्रीज जो हैं वो एक साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में अपना काम कर सकती हैं। इस फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स से एम्प्लॉयमेंट के नए वेंचर्स जनरेट होंगे, क्योंकि एक स्पेस मिलेगा फैक्ट्रीज को अपने स्टार्टअप के लिए, अपने सेटअप के लिए। और इसकी लागत 125 करोड़ है। ये बनेगा 21500 स्क्वायर मीटर्स में। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये राज्य की पहली फ्लैटेंड फैक्ट्री है। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली फ्लैटेंड फैक्ट्री किस जगह पे बन रही है, तो आंसर आगरा होगा। इंडस्ट्रियल यूनिट जो सेटअप किए जाएंगे वो 4 स्टोरी कॉम्प्लेक्स में होंगे। प्रपोज जो बिल्डिंग है बेसिकली वो फाउंड्री नगर में है। एरिया में बता चुकी हूँ 21,500 स्क्वायर मीटर। 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया हर एक फ्लोर के लिए यूज किया जाएगा। 9 लिफ्ट इसमें इंस्टॉल की जाएंगी। एक स्पोर्ट फैसिलिटी एरिया भी होगा जो कि इंडस्ट्री रिलेटेड सप्लाईज के लिए होगा और ये ग्राउंड फ्लोर में बनेगा। कैंटीन की फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को दी जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी है विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। और सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जीरो डिस्चार्ज कैंपस होगा, यानी कि बिजली का वेस्टेज नहीं किया जाएगा। सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी का सबस्टेशन होगा। 18 मीटर की वाइड रोड दोनों साइड में कैंपस के कंस्ट्रक्ट की जाएगी फॉर द कंफर्ट, ताकि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो भी विद इन द इंडस्ट्रीज क्रिएट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। आपको बताना है उत्तर प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्टार्ट किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं आगरा, बुलंदशहर, इटावा या फिर औरैया। इसका करेक्ट आंसर होगा औरैया में उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। अब हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हमारे पास रूफ टॉप भी अवेलेबल हो जहाँ पे हम सोलर पैनल लगा सकें। तो हर वो प्लेस जहाँ पे सोलर प्लांट लगाया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और उस प्रॉपर एरिया को यूटिलाइज कर सकता है अच्छे मैनर में, हम वहां पे सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। फ्लोटिंग आप समझते होंगे, तैरता हुआ किसी जल के ऊपर बनेगा, मतलब सपोज करते हैं कोई लेक हो सकती है, ठीक है, कुछ वेटलैंड का पार्ट हो सकता है जहाँ पे बन सकता है। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है। सो फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो लगेगा इसकी कैपेसिटी है 20 मेगावाट और ये औरैया में पर्टिकुलरली अगर पूछ लिया जाए तो दिब्यापुर में लगाया जाएगा। 20 मेगावाट की सोलर प्लांट की, फ्लोटिंग सोलर प्लांट की कैपेसिटी के साथ टोटल जो जनरेशन कैपेसिटी है औरैया की वो 704 मेगावाट हो जाएगी। ये ध्यान रखेंगे। विद एडिशन ऑफ 20 मेगावाट ये 704 मेगावाट का जो जनरेशन है औरैया का वो हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि ये सोलर प्लांट जो है राज्य का पहला है, तो इसलिए इसकी हर एक जो पॉइंट है या हर एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इन्होंने इंस्टॉलेशन जो है वो 4 स्टेट्स में ऑलरेडी किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये फर्स्ट सोलर प्लांट है जो फ्लोटिंग होगा। इससे पहले पहले 4 राज्यों में एनटीपीसी ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किए हैं। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तेलंगाना आता है, केरला आता है, गुजरात आता है और आंध्र प्रदेश आता है। तेलंगाना में रामागुंडम में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, केरला में कायमकुल्लम में, गुजरात में कावास में लगाया जा रहा है और आंध्र प्रदेश में सेमाद्री में लगाया जा रहा है। सोलर पैनल 500 वॉट की कैपेसिटी के यूज किए गए हैं इन द दिब्यापुर, यानी कि औरैया में जो सोलर प्लांट बनेगा 20 मेगावाट कैपेसिटी का, उसमें जो सोलर पैनल है उनकी कैपेसिटी 500 वॉट है।
टोटल कॉस्ट इसकी जरूर ध्यान रखेंगे, 90 करोड़ तक की इसकी टोटल लागत आएगी। ऑन ग्राउंड सोलर प्लांट 20 मेगावाट की कैपेसिटी का एनटीपीसी प्लांट के प्रीमाइसिस पे इंस्टॉल किया गया है, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपए आई है। कमर्शियल पावर जनरेशन जो है वो दिव्यापुर फ्लोटिंग सोलर प्लांट से स्टार्ट कर दी गई है। इससे जो जनरेशन कैपेसिटी है सोलर प्लांट की केवल वो 40 मेगावाट हो गई है। टोटल में मैंने आपको बताया था 704 मेगावाट की टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी औरैया की 704 मेगावाट हो जाएगी इससे। पर केवल अगर सोलर एनर्जी की बात करें इस टोटल में, तो सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 40 मेगावाट हो जाएगी। एनटीपीसी ने 664 मेगावाट का गैस और नेफ्था पावर जनरेशन प्लांट भी औरैया में लगाया है। एनटीपीसी की औरैया प्लांट की इस तरीके से टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 704 मेगावाट, जो मैंने आपको बताया। एनटीपीसी ऑफिशियल्स के द्वारा जो गैस और नेफ्था बेस्ड प्लांट्स होंगे उनकी जो कॉस्ट है या पावर जनरेशन की जो लागत है वो 5 रुपए से 20 रुपए प्रति यूनिट रहेगी, जबकि जो सोलर से पावर जनरेट होगी उसकी लागत होगी 3 रुपए प्रति यूनिट, ताकि सोलर एनर्जी की तरफ हम ज्यादा इंक्लाइन करें, क्योंकि सोलर एनर्जी एक तरीके से हमें यहाँ पे चीप भी दिख रहा है और ये आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कितने नए और पुलिस स्टेशंस लगाने के लिए परमिशन दी गई है, और ये पुलिस स्टेशंस वुमेन सेफ्टी के लिए लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ 22 आउट पोस्ट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राज्य के उनको और मजबूत किया जाएगा, ताकि राज्य में पीस और ऑर्डर जो है उसे हम मेंटेन कर सकें। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि कितने नए पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली लगाने की परमिशन दी है, जिसके साथ साथ 22 आउट पोस्ट भी लगाई जाएंगी अलग अलग राज्यों में, सॉरी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। आपके ऑप्शंस हैं, क्या 12 नए पुलिस स्टेशन लगाए जाएंगे, 20 लगाए जाएंगे, 18 लगाए जाएंगे या फिर 25 लगाए जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 न्यू पुलिस स्टेशंस को सेटअप किया जाएगा और 22 आउट पोस्ट लगाई जाएंगी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये चीज की जाएगी। जैसे कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे नए पुलिस स्टेशन को क्रिएट किया जाएगा इन द नेम ऑफ वेब सिटी। इसके लिए कावी नगर पुलिस स्टेशन से ही अलग पुलिस स्टेशन निकाल दिया जाएगा, और फिर विजयनगर पुलिस स्टेशन जो है उसके एरिया को भी काट के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये नया पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा सुरौली में एक नया पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। फिर बाबा बाजार में जो आपका एक नया पुलिस स्टेशन है उसको बनाने के लिए मवाई पुलिस स्टेशन जो है अयोध्या का, उसका एरिया काटा जाएगा। पुलिस पोस्ट को रहीमबाद विलेज ऑफ मलिहाबाद पुलिस स्टेशन एरिया में भी सेटअप किया जाएगा, इसका अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। ये आपकी लखनऊ में है स्टेशन एरिया। इसके अलावा नया पुलिस स्टेशन जिसका नाम होगा रहीमाबाद, उसको लखनऊ में क्रिएट भी किया जाएगा। हर एक पुलिस स्टेशन जो नया बनाया जाएगा, जिसकी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ, मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे या कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। इसके अलावा एक एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन जो है उसको धूमनगंज एरिया ऑफ प्रयागराज में सेटअप किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा ये कहा गया कि 5 नए पुलिस पोस्ट को ओपन किया गया है अलीगढ़ में, 3 गाजीपुर में खोले गए हैं, फिर 2 हरदोई और सीतापुर में खोले गए हैं। एक नई पुलिस पोस्ट को फारुखाबाद में, आगरा में, मथुरा में, बहराइच में, प्रयागराज में, हरदोई में, अमेठी में, सीतापुर में, उनगम में और प्रतापगढ़ में ओपन किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट के बारे में है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 उत्तर प्रदेश में कंडक्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये आप बताएंगे। आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर या फिर प्रयागराज। तो इसका आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। नोएडा में ये आपका वर्ल्ड डेयरी समिट कंडक्ट हुआ है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि वर्ल्ड डेयरी समिट कौन से राज्य ने आयोजित किया या कहाँ पे ये आपका सेटअप किया गया था, तो ये आपका सेटअप हुआ था उत्तर प्रदेश स्टेट पे और इसका डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये वर्ल्ड डेयरी समिट 4 डे समिट था। इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिल्क प्रोडक्शन में क्या क्या परफॉर्मेंसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स की, उनको भी डिस्कस किया गया। प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इस वर्ल्ड डेयरी समिट को इनॉग्रेट किया गया था। उन्होंने यहाँ पे स्पीच भी दी और ये बताया कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत जो है वो एकदम पहले दर्जे पे चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि हम
मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ है वो वर्ल्ड के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर एनुअल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया का देखा जाए तो वो ग्रो कर रहा है बाय द रेट ऑफ 6%। वही वर्ल्ड लेवल पे जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो 2% तक ही ग्रो कर रहा है। एनुअल लेवल में इंडिया 6% तक मिल्क प्रोडक्शन ग्रो कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पे ये केवल 2% है। सो इंडिया इज डूइंग वेल इन द मिल्क प्रोडक्टिविटी। सितंबर 12 से लेकर 15 तक 4 दिन का ये इवेंट था। इसका थीम ध्यान रखेंगे, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ग्लोबल और इंडियन डेयरी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, चाहे वो फार्मर्स हो, एक्सपर्ट्स हो, पॉलिसी प्लानर्स हो। 1500 पार्टिसिपेंट्स टोटल आए थे और 50 कंट्रीज थी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। इससे पहले जो एक समिट इंडिया में हुआ था लास्ट टाइम पे, वो 1974 में हुआ था। तो ये 1974 के बाद होने वाला अब समिट है जो कि आपका गौतम बुद्ध नगर में कंडक्ट किया गया। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया का डेयरी सेक्टर जो है उसको कहा जाता है कि ये मास प्रोडक्शन नहीं करता है बल्कि प्रोडक्शन बाय मास है, यानी कि इतना इमेंस लेवल पे यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। छोटे छोटे फार्मर्स के लगातार एफर्ट्स की वजह से ही इंडिया आज लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन के सामने आया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे हम अपने डेयरी सेक्टर को थोड़ा बेटर कर सकते हैं। 44% तक का पिछले 8 साल में हमारे मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है। इंडियन डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यूनिक है, कोऑपरेटिव मॉडल पे काम करती है और स्मॉल एंड मार्जिनल डेयरी फार्मर्स जो हैं उनको एक स्ट्रेंथन लाइवलीहुड देती है। खास करके वुमेन बहुत ज्यादा हिस्सा लेती हैं डेयरी फार्मिंग में, तो वुमेन के लिए ये रोजगार का एक बड़ा जरिया है। इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की सक्सेस स्टोरी बहुत हाई है क्योंकि हम पूरे ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में 23% कंट्रीब्यूट करते हैं एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। 23% कंट्रीब्यूशन जो है ग्लोबल मिल्क में वो इंडिया की तरफ से जाता है। 210 मिलियन टन्स एनुअल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया के द्वारा किया जाता है। इससे 80 मिलियन डेयरी फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये उनको एम्पावर करता है। ये सारे फिगर्स या सारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो इस वर्ल्ड डेयरी समिट में शोकेस किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूरे इंडिया में, जैसे कि हमने देखा पीछे एक्सप्लेनेशन में कि इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में बहुत अच्छा कर रहा है, वर्ल्ड में टॉप मिल्क प्रोड्यूसर्स में आता है। तो पूरी इंडिया में आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो कि टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है हमारे कंट्री का। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सो आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है कंट्री का और इस चीज ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा बूस्ट किया है और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, खास करके जो वुमेन हैं, उनको एम्पावर भी किया है। ये कॉन्फ्रेंस जो हमने देखी थी वर्ल्ड डेयरी समिट की, ये आखिरी टाइम जैसा मैंने आपको बताया 1974 में हुई थी। इसको इस बार प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। इसी मौके पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अचीवमेंट्स के बारे में बताया इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। इन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश जो है वो टोटल डेयरी प्रोडक्शन जो है कंट्री का उसमें 16% तक कॉन्ट्रीब्यूट करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। 16% कॉन्ट्रीब्यूशन यूपी का होता है इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। एनुअल मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 319 लाख टन का होता है। इसी कारण से पूरे देश भर में टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। प्रेजेंट में 110 ऐसी डेयरीज हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फंक्शन कर रही हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि मिल्क प्रोडक्शन करती हैं और ये सब डेयरीज जो हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में भी काम करती हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं वो एक कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ जाते हैं, अपना सारा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वहां पे जाके देते हैं और फिर वो कोऑपरेटिव के थ्रू वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट होता है आसपास के अर्बन या फिर सब टाउन्स में, जैसे कि अमूल के द्वारा किया गया था। सो 8600 मिल्क सोसाइटी लगभग है जो कि मिल्क को एक जगह पे इकट्ठा करती हैं, प्रोसेस करती हैं, फिर उसके बाद सब टाउन्स में या अर्बन एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। मोर देन 4 लाख मेंबर्स हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में एक्टिव हैं इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। प्रेजेंट में एक नया ग्रीन फील्ड डेयरी प्लांट उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो प्लांट है इसको अगले 1-2 साल में कमीशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक मिल्क प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन जो है वो भी सेटअप किया जाएगा और कहा जा रहा है कि शायद 4 से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में सेटअप किए जाएंगे। गवर्नमेंट के द्वारा नंद बाबा मिल्क मिशन में भी अगले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि मिल्क का प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को हम और भी ज्यादा अपग्रेड कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक मास्टर प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है और इस मास्टर प्लान के तहत एक वाइड इम्यून बेल्ट लंपी वायरस डिसीज की बनाई जाएगी, यानी कि हम लंपी वायरस से डटने के लिए, उसका सामना करने के लिए इम्यूनिटी की बेल्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ये वाइड इम्यून बेल्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको कौन सी कंट्री को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया जाएगा या फिर कंडक्ट किया जाएगा, ये आप बताएंगे। आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया या फिर न्यूजीलैंड। सो इसका करेक्ट आंसर होगा मलेशिया को देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी ऑन द सेम ग्राउंड एक वाइड इम्यूनिटी बेल्ट लंपी वायरस के अगेंस्ट क्रिएट करेगी ताकि इस वायरस का स्प्रेड रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में लगभग 23 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे लंपी वायरस को सपोर्ट किया गया था, उस वजह से अब ये इम्यूनिटी की बेल्ट को बिल्डअप किया जाएगा ताकि ये और ना फैले। अगर आपको लंपी वायरस के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो ये आपको जरूर पता होगा कि कैटल्स को होने वाला ये पर्टिकुलरली वायरस है, ठीक है, और इससे उनको बहुत तकलीफ भी होती है। तो लंपी वायरस के बारे में अभी डिटेल में एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि मलेशिया को देखते हुए ये वाइड इम्यून बेल्ट बनाई जाएगी, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये इम्यूनिटी बेल्ट जो है वो पीलीभीत से लेके इटावा तक बनाई जाएगी। सो ये बेल्ट जो है बेसिकली इस तरीके से बनाई जा रही है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को आपस में अलग कर दिया जाए, यानी कि वहां से लंपी वायरस का स्प्रेड जो है वो ना हो पाए आगे। और प्रिपरेशन जो है वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। वैक्सीनेशंस की जा रही है इस बेल्ट के अंतर्गत, यानी कि अगर बेल्ट बना दी है, उस बेल्ट के अंदर के जो भी एरियाज हैं वहां पे लंपी वायरस ग्रसित जो भी कैटल्स हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है। 100% उनका वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा एनिमल्स का जो इस बेल्ट में होंगे। ये बेल्ट जो है वो मलेशिया को फॉलो करते हुए बनाई जा रही है। 23 ब्लॉक्स को ये क्रॉस करेगी और ये 23 ब्लॉक्स 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं उत्तर प्रदेश के। अब ये कौन कौन सी एरिया से पास करेगी? बिसालपुर, बरखेंडा, फिर आपका लौरीखेंडा, मरौरी, फिर अमारिया डेवलपमेंट ब्लॉक, ये सब पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद ये खुदागंज, निगोही, सिधौली, भवाल, कांध, जलालाबाद, मिर्जापुर, जो कि आपके शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, यहाँ से पास होगी। आगे ये क्यामगंज, शामसाबाद, राजेपुर, फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के ये सारे ब्लॉक है, वहां से पास होगी। तो फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करेगी। उसके बाद ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के कुछ ब्लॉक्स को कवर करेगी बेल्ट, और फिर फाइनली ये इटावा में जाके एंड अप हो जाएगी वहां के कुछ ब्लॉक्स को कवर करते हुए। लंपी वायरस की जैसे मैंने आपको बताया था कि कैटल्स को ज्यादा होता है, तो ध्यान रखेंगे ये एक डेंजरस वायरस है जो कि खास करके एनिमल्स को इफेक्ट करता है। ये एक एनिमल की बॉडी से दूसरे एनिमल की बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। कुछ सर्टेन स्पीशीज ही होते हैं जिससे ये ट्रांसफर होता है, जैसे कि जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियां होती हैं, मॉस्किटोज होते हैं, वो इसको एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसफर कर सकते हैं। जो लंपी वायरस से ग्रसित एनिमल होते हैं वो अपना एपेटाइट खो देते हैं, उनको बहुत हाई फीवर होता है, उनको भूख लगनी बंद हो जाती है। इसके अलावा राउंड रेज्ड लंप्स होते हैं उनकी बॉडी में, लाल लाल कलर के लंप्स बनने शुरू हो जाते हैं, और ये लंप्स उनके फेस में, नेक में, स्नाउट में, इवन आईलिड्स में, आंखों के नीचे भी बनने शुरू हो जाते हैं। कई बार उनकी लेग्स स्वेल हो जाती हैं, लेमनेस आ जाती है उनकी वजह से, और मेल एनिमल जो है खास करके उनकी काम करने की क्षमता इससे रिड्यूस हो जाती है। और ये बहुत ही खतरनाक भी वायरस है क्योंकि ये फैटल भी हो सकता है, इससे एनिमल्स की मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताएंगे कि कौन सी ऐसी राज्य गवर्नमेंट है जो कि पहला इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल अगले साल के फरवरी में होस्ट करेगी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इजी भी है थोड़ा अगर मैं आपको बोलूं, क्योंकि अगर आपको पता है कि परफ्यूम सबसे ज्यादा हमारे देश में किस राज्य में फेमस है या किस राज्य में क्वालिटी परफ्यूम का प्रोडक्शन होता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, केरला या फिर उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में पहली बार इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल को अगले साल के फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बाकी कुछ देश यूरोपियन कंट्रीज के पार्टिसिपेट करेंगे, दुबई भी पार्टिसिपेट करेगा, और फ्रांस जिसको कि परफ्यूम का कैपिटल कहा जाता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ये इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल खास करके कन्नौज को मार्केट डेवलप करने में मदद करेगा इन द वर्ल्ड ऑफ परफ्यूम्स। तो कन्नौज बहुत ज्यादा फेमस है परफ्यूम के प्रोडक्शन के लिए। क्वालिटी परफ्यूम कन्नौज में बनाए जाते हैं जो कि प्योर ऑर्गेनिक होते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी अल्कोहल एंड केमिकल। तो कन्नौज को इंटरनेशनल लेवल पे अगर परफ्यूम की मार्केट अपनी जो मतलब एक्सपैंड करनी है, उसके लिए परफ्यूम फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट हो सकता है।
इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल में डिफरेंट कंट्रीज को बेसिकली पार्टिसिपेंट्स के तौर पे बुलाया जाएगा। वो सारी कंट्रीज को बताया जाएगा कि कन्नौज में परफ्यूम किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। उन्हें वो प्रोसेस इसलिए दिखाया जाएगा ट्रांसपेरेंट मैनर में, ताकि वो ये एकदम इंश्योर हो जाएं कि इसेंशियल जो ऑयल्स होते हैं उन्हीं से परफ्यूम बनाया जाता है, अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम नहीं बनाया जाता। और ये ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है, ये भी वो देख पाएंगे। तभी बहुत नेचुरल मैनर में मार्केट जो है वो एक्सपैंड हो सकती है, और इसके सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी उनको शोकेस किए जाएंगे। इस इवेंट में एक दिन का प्रोग्राम लखनऊ में होगा, उसके बाद कुछ सेमिनार्स आयोजित किए जाएंगे। फॉरेन गेस्ट को उसके बाद लखनऊ से कन्नौज लेके जाया जाएगा। कन्नौज में वो जाके परफ्यूम एंटरप्रेन्योर्स से, परफ्यूम बनाने वालों से और एक्सपोर्ट करने वालों से मुलाकात करेंगे। यूरोपियन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे खास करके होंगे, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड से भी बहुत रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आएंगे। मिडल ईस्ट से, दुबई से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। फ्रांस मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें पार्टिसिपेंट रहेगा, क्योंकि फ्रांस परफ्यूम इंडस्ट्री का एक लीडर माना जाता है। अगर कन्नौज के परफ्यूम की बात करें तो ये आज की ही बात नहीं है, बहुत पुराने समय से ही कन्नौज का जो परफ्यूम है वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फेमस रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ के परफ्यूम की ये है कि इसमें हम इसेंशियल ऑयल यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता यूजर्स को। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम के लिए अल्कोहल यूज करते हैं, लेकिन कन्नौज में इसेंशियल ऑयल्स यूज किए जाते हैं जो कि बॉडी के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होते। ग्रेजुअली वर्ल्ड में अब क्या हो रहा है, हर किसी को अपनी हेल्थ और ऑर्गेनिक कल्चर की तरफ मतलब इंक्लिनेशन जो है हर किसी का वो बढ़ रहा है। हर किसी को अपनी हेल्थ को थोड़ा मतलब फिट रखना है, हर महीने में जो भी चीजें यूज करनी है वो केमिकल फ्री यूज करनी है। आजकल के अर्बन एरियाज में ये कल्चर ट्रेंड हो रहा है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड में भी अब जो मार्केट परफ्यूम की बन रही है उसमें ये फोकस किया जा रहा है कि इसेंशियल ऑयल बेस्ड जो परफ्यूम है वो लिए जाएं, ना कि अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम लिए जाएं। फॉरेन गेस्ट जो भी आएंगे बेसिकली उनको परफ्यूम पार्क में लेके जाया जाएगा। ये परफ्यूम पार्क लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे बनाया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ये जो परफ्यूम पार्क बनाएगी ये 57 एकड़ के एरिया में बनेगा, ये कन्नौज में बनेगा। इसका पहला फेज नवंबर में ही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट फेज में 30 एकड़ के लैंड में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। सेकेंड फेज में बचे हुए 27 एकड़ के लैंड पे कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं परफ्यूम के कन्नौज में, उनको प्लॉट्स भी दिए जाएंगे ताकि वहां पे वो अपना परफ्यूम पार्क लगा सके, अपने प्रोडक्ट्स को बड़े बड़े मायने में डिस्प्ले कर सके। ये जो परफ्यूम पार्क है बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट कॉमन फैसिलिटीज देगी, एडवांस मशीनरी देगी, ताकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे परफ्यूम का प्रोडक्शन हो सके और इसको हम एक्सपोर्ट करके मार्केट जो है इसकी एक्सपैंड कर सके। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।